welcome to the digital learning program of SSCA. My name is Aisha and I'm your chemistry teacher for this digital learning session. So let's start. Let's start our lecture number 4. In today's lecture students we are going to solve a worksheet और इस वर्कशीट को सॉल्व करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप पेपर्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is choose the best answer. A. The empirical formula of CO2 is dash. Options are CO, CO2 and C2O. Students आप सब लोग जानते हैं empirical formula is the formula which shows the simplest ratio between the elements present in the formula of a compound. यानी कि किसी भी कंपाउंड के फार्मूला में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसे कहा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपके पास जो CO2 है इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ CO2. B is Landau's experiment proves law of dash. Options are conservation of mass, reciprocal proportion, both. लैंडॉल एक्सपेरिमेंट आपने देखा था जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी वेरिफिकेशन की थी आपके पास लैंडॉल्स ने। तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मास। सी द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ डैश +4 -4 और बोथ +-4। आप सब लोग जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से क्योंकि ये हाफ फिल्ड है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले भी सकता है। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी +-4 दोनों होती है। 1 mole of NH3 means ammonia contains dash gram of NH3. Options are 44 grams, 15 and 17. स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं एक मोल में कैसे पता लगता है कितना मास मौजूद है कि उस मॉलिक्यूल का जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है वही 1 मोल के बराबर मास होता है। तो अमोनिया का जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 17। तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 17। क्वेश्चन ई इज़ द फार्मूला ऑफ, फिर आपको एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया है C और C जो है वो 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इज़ डैश। तो स्टूडेंट ये तो सिंपल है, ऑप्शन दिए गए हैं CH4, CH2 एंड CH3। तो आपको नज़र आ रहा है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो उसका करेक्ट फार्मूला इज़ CH4। क्वेश्चन F इज़ C ट्रिपल लाइन C shows dash covalent bond. ऑप्शंस आर ट्रिपल, डबल और सिंगल। स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको सिंगल लाइन से शो करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको डबल लाइन से शो करते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिनको 3 लाइन से शो करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास 3 लाइन्स हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन जी इज़ 2 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स डैश एटम्स ऑफ कार्बन। 12.04 एक्सपोनेंट 23, 12.02 एक्सपोनेंट 23 और 6.02। स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं डैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 10⁻23 एटम्स और पार्टिकल्स। जैसे 1 मोल में अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 हैं तो आप 2 मोल से किसी मोल्स के फाइंड कर सकते हैं। आप 6.02 एक्सपोनेंट 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो आपके पास आंसर आएगा 12.04 10⁻23। तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज़ 12.04 10⁻23। क्वेश्चन H इज़ वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एज रिएक्टर नीड्स टू बी डैश इन मास टू द प्रोडक्ट। ऑप्शंस ग्रेटर, इक्वल और लेसर। जब हमने स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने बताया था आपको कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस से इसलिए करते हैं ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स पर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी क्वांटिटी सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इक्वल। डैश मास रिप्रेजेंट्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के मास को डिस्क्राइब करता है जबकि फार्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज़ फार्मूला। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट और स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं कि AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। इट मीन्स इट इज़ ट्रू। B is molecular mass is the sum of the atomic masses of all the atoms present in a formula unit of a substance. ये फॉल्स है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मासेस और सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ गया है प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट। तो इट मीन्स इट इज़ फॉल्स।
C. 18 grams of H2O contain 6.02 10 to the power 23 molecules. स्टूडेंट्स 18 ग्राम ऑफ वाटर बराबर होता है 1 मोल ऑफ वाटर के। तो 1 मोल ऑफ वाटर या किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में आप सब लोग जानते हैं कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 10 to the power 23। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 18 ग्राम के इक्वल होता है, तो दिस इज़ ट्रू। डी. अ केमिकल बॉन्ड इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। आप सब लोग जानते हैं केमिकल बॉन्ड एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एलिमेंट्स या एटम्स के दरमियान, तो इट इज़ ट्रू। ई. आयनिक बॉन्ड इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज़ ट्रू। Let's move towards question number 3. Calculate the molar mass of CH3COOH and it is known as acetic acid. स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को कैलकुलेट करने का एक सिंपल और एक ही जैसा मेथड होता है, बस इनके यूनिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आइए अब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी एटम्स उस फार्मूला में मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को सम करते हैं। तो आइए हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कार्बन, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन के नीचे कोई भी सबस्क्रिप्ट में नंबर नहीं है, इट मीन्स कार्बन मल्टीप्लाई बाय 1। प्लस नेक्स्ट आइटम पे आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे सबस्क्रिप्ट में मौजूद है 3, तो इट मीन्स हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 3। प्लस नेक्स्ट आइटम इज कार्बन, कार्बन के पास भी सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स C मल्टीप्लाई बाय 1। प्लस फिर आपको 2 ऑक्सीजन दिए गए हैं, तो O मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस O मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हमें हाइड्रोजन दिया गया है प्लस हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह हमने सब एटम्स को एक साथ लिख दिया कि वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हर एटम के सिंबल की जगह उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो जहाँ जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं वहाँ वहाँ हम उनके एटॉमिक मासेस लिख देंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप में जो लिखे हैं एटॉमिक मासेस उनको साथ में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास नंबर्स आ गए हैं इनको प्लस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास CH3COOH मीन्स एसिडिक एसिड का मोलर मास आ गया 60। और आप सब लोग जानते हैं मोलर मास इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो हम आगे यूनिट लिख देंगे ग्राम्स। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. कैलकुलेट द फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ A NH4Cl B HNO3। स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ एक सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी दूसरा आप खुद कीजिएगा। फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सब एक ही मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, बस यूनिट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड को भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है कि जो भी एटम्स मौजूद हैं उनको सिंगली ओपन करके लिख दिया और उनके साथ में मौजूद सबस्क्रिप्ट नंबर में को उनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर उन एटम्स की जगह, उनके सिंबल्स की जगह हमने उनका एटॉमिक मास लिख दिया। और जब इसे ऐड किया तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl का जो मास आ रहा है वो है 53.5। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस्ड करते हैं AMU में, तो हमारा यूनिट आ जाएगा AMU। बिल्कुल इसी तरह आपने नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 को भी सॉल्व करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द मास ऑफ Ca इन 24 ग्राम ऑफ CaO, यानी कि आपको कैल्शियम का मास बताना है जो कि 24 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। हमें दिया गया है मास ऑफ CaO इज़ इक्वल्स टू 24 ग्राम और हमें फाइंड क्या करना है, मास ऑफ Ca यानी कि मास ऑफ कैल्शियम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने आपको जब मोल वाला लेक्चर पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया था कि मोल से मोल्स फाइंड करना आसान होता है। हमने आयरन वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहाँ पर हमें मास दिया गया था और हमें मोल्स फाइंड करने थे। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने मास को मोल्स में कन्वर्ट किया था और फिर उस मोल से दूसरे के मोल्स फाइंड किए थे। आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद वो एग्जाम्पल दोबारा देख लीजिएगा जाकर। तो यहाँ पर इसी तरह हमें मास दिया गया है और मास फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हम मोल से काम कर सकते हैं? नहीं। अगर हम यहाँ मोल से काम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इट मीन्स हमें यहाँ मास से काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम मोल से थोड़ा सा रेशो फाइंड कर लेते हैं। वो ये फाइंड कर लेते हैं कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के 1 मोल लेते हैं तो उसमें 1 मोल कैल्शियम प्रेजेंट होता है। हमें कैसे पता लगा? जब आप कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देख रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मूला में कैल्शियम के साथ सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ भी कोई सबस्क्रिप्ट में नंबर नहीं है, इट मीन्स वहाँ 1 है। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें कितने कैल्शियम होंगे? 1 कैल्शियम होगा। तो इसी तरह हमने ये कह दिया 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम।
लेकिन स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया कि हम मोल से तो काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें मास गिवन है और मास फाइंड करना है, तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड मास का रेशो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ये पता लगा लें कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में कितना मास होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता लग जाएगी। तो आप सब जानते हैं कि 1 मोल का मास कैलकुलेट करने के लिए किसी भी कंपाउंड का आपको उसका मोलर मास पता होना चाहिए। और मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली जैसे अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ रफ कॉलम में जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट किया तो वो आ गया 56 ग्राम। तो ये स्टैंडर्ड है, तो हमने लिख दिया 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ CA। आप सब सोच रहे होंगे ये कि CaO का तो मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, लेकिन कैल्शियम का कैसे आ गया मास। तो आपने देखा है जब आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें जब आपने कैल्शियम लिखा था तो कैल्शियम वाले पोर्शन में आपके पास आया था 40। इट मीन्स अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम लेते हैं तो उसमें 40 ग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। ये हो गया स्टैंडर्ड। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि 1 में कितना होता है। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 56, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.714 ग्राम। स्टूडेंट्स ये करना आपके लिए स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 10 पेंसिल्स की जो प्राइस हैं वो है 50, और आप मुझे बता दीजिए कि 5 पेंसिल्स के प्राइस कितने होंगे, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें कि 1 पेंसिल के प्राइस कितने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 से कैलकुलेशन की है, फिर हम 24 से करेंगे। तो जब आपने इन्हें सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 0.714 ग्राम। ये तो आपको 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में पता लगा। हमें 1 का तो फाइंड नहीं करना, हमें 24 ग्राम से फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 24 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 0.714 मल्टीप्लाई बाय 24, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.136 ग्राम्स। तो इट मीन्स 24 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन 17.136 ग्राम कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम जो अपने लेक्चर में देखा था वो हमने मोल्स से काम किया था और यहाँ पर हमने मास से काम किया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में आएंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 ग्राम ऑफ NaOH। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में आपको दिया गया है मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na। लेकिन स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं जब हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने को कहा जाता है तो एक चीज़ हम अपने डेटा में लाजमी लिखते हैं, वो होता है एवोगाड्रोस नंबर। तो इसलिए यहाँ पर हमने एवोगाड्रोस नंबर यानी कि Na भी लिखा है। यहाँ हमारा डेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। ये तो सिंपल फार्मूला है, आपको पता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फार्मूला को स्पेसिफाई कर देंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके कैलकुलेट करने को कहा गया है, NaOH के। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मास ऑफ NaOH मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर की जगह हम लिख देंगे 6.02 10 टू द पावर 23 और फार्मूला मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि आपने डेटा में लिख दिया है। एवोगाड्रो नंबर भी आप पुट कर चुके हैं। फॉर्मूला मास ऑफ NaOH आप कैसे लिखेंगे ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने साइड में रफ कॉलम में NaOH का फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर दिया और फिर सब चीज़ों के पुटिंग करके जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास NaOH के मॉलिक्यूल्स आ गए 0.7525 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, एक फार्मूला को यूज़ करके आपने बस पुटिंग की है और आपने सिंपल कैलकुलेशन की है। Let's move towards question number 7. Balance the following chemical equations and name the chemical reactions. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 5 केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं, आपको उन्हें बैलेंस करना है और साथ साथ आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर हमने इन इक्वेशन को बैलेंस करके लिख दिया है, लेकिन आप घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंस्पेक्शन मेथड से इनको प्रॉपर्ली बैलेंस करेंगे और अपने आंसर को यहाँ से मैच कर लीजिएगा कि आपने प्रॉपर्ली बैलेंस की हैं या नहीं की। हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको बता देते हैं। जो ए आपको दिया गया है उसमें पोटेशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो आप सब लोग जानते हैं जब केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ, फ्री ऑक्सीजन के साथ या एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन। इट मीन्स ए इज़ कंबस्टन रिएक्शन। सेकंड पर आते हैं। सेकंड आपको दिया गया है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl एंड प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो HCl में Cl मौजूद है वो एल्यूमिनियम यानी कि Al के पास चला गया है, यानी कि एक सब्सटेंस ने अपने पार्टनर को एक्सचेंज किया है, तो ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। लेट्स मूव टुवर्ड्स सी।
आपको लेफ़्ट साइड पर यानी कि रिएक्टेंट साइड पर दिया गया एक बड़ा सा केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट, और आपके पास प्रोडक्ट हैं 3, नाइट्रोजन, क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में वाटर। अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड पर आपके पास सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस है और प्रोडक्ट साइड पर आपके पास एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था और उसकी आइडेंटिफिकेशन ये थी कि रिएक्टेंट साइड पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस होता है, प्रोडक्ट साइड पर एक से ज़्यादा होते हैं। तो it means C is an example of decomposition reaction. Let's move towards D. Potassium nitrate when reacts with carbonic acid, it produces potassium chromate and nitric acid. यहाँ पर अगर आप गौर करें रिएक्टेंट साइड पे आपको दिया गया है KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बोनिक एसिड इट मीन्स HCO3। तो क्या किया, आप प्रोडक्ट साइड पर गौर करें, इन दोनों ने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया। KNO3 में से NO3 आ गया H2 के पास और H2CO3 में से आपके पास CO3 चला गया पोटेशियम के पास। तो क्योंकि दोनों ने अपने पार्टनर को एक्सचेंज किया, इट मीन्स दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Let's move towards the last equation E. C4H6 when reacts with hydrogen it produces C4H10। यहाँ आप देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 2 कंपाउंड्स हैं, 2 सब्सटेंसेस हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पर एक सिंगल सब्सटेंस है। तो वो टाइप का केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड पर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं और प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ एक सब्सटेंस हो, उसे कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। इट मीन्स E इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आपके नोट्स में या आपके रजिस्टर्स में अवेलेबल हैं, तो इसे आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।